दोस्तों नमस्कार। सभी को 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को के नाम जो संबोधन है आज हम करके और उसके बारे में आप सभी को जानकारी देंगे और बतलाएंगे कि क्या क्या इस देश में मौजूदा वक्त में अभी हो रहा है और उस वक्त महात्मा गांधी क्या सोच रहे थे देश को लेकर, भविष्य के भारत को लेकर क्या सोच रहे थे, ये हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। और आप लोग ज़रा उस सफ़र पे चलिए। 2022 में हम नहीं, अभी समझिए कि हम चल रहे हैं उस सफ़र में। 15 अगस्त 1947 जब इस देश को आज़ादी मिली और वो आज़ादी, बापू तो अपने आप को उस रात कैद कर लिए थे कलकत्ता में। उस वक्त कलकत्ता बोला जाता था और मौजूदा वक्त में तो कोलकाता बोला जाता है। 14 अगस्त के दिन बापू अपने आप को कलकत्ता में जो है कैद कर लिए और 15 अगस्त के दिन उनके पास जो है बीबीसी का रिपोर्टर गया और बोला कि बापू आप कुछ तो मैसेज दे दीजिए दुनिया के लिए। हम दुनिया के अलग अलग देशों में जो है अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके और दुनिया को हम मैसेज दे देंगे। आपका दिया हुआ मैसेज हम दुनिया को बतला देंगे कि आपका क्या मैसेज है और आपका क्या संदेश है। आप कुछ बोलिए तो सही। तो बापू ने मना कर दिया कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और कलकत्ता में जो जगह है बेलिया घाट, अब बेलिया घाट में जो जगह है हैदरी मंजिल, जो आज के डेट में गांधी भवन के नाम से जाना जाता है। कभी वक्त मिले तो उस गांधी भवन, आज के इस गांधी भवन और उस दौर के बेलिया घाट हैदरी मंजिल में आप जाइए और जाकर वहाँ पे देखिए तो सही कि 1947 में, आज से 75 बरस ठीक बाद 1947 में महात्मा गांधी ने अपने आप को वहाँ क्यों आज़ाद किया था और किस लिए आज़ाद किया था। तो आज हम इस बात को यहीं पे अभी विराम दे रहे हैं और हम महात्मा गांधी की जो सोच थी उस सोच को हम आज आपको एक ऐसे सफ़र पे लिए चलते हैं जो अभी के मौजूदा वक्त में से जुड़ा हुआ है। और इस सफ़र को और उस भूतकाल यानी गुजरे हुए काल को हम उससे भी जोड़ेंगे और मौजूदा वक्त को भी जोड़ेंगे और आप देखिएगा, उसके बाद फिर कंपेयर करिएगा कि बापू क्या सोच रहे थे उस वक्त। तो आइए आज हम आपको उस सफ़र पर लिए चलते हैं। अभी मौजूदा वक्त के सफ़र यानी कि नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और हम आज आप लोगों को उस सफ़र पर लिए चल रहे हैं। 2022 है ये, 2 अक्टूबर का दिन 2022 है। हम आपको लोगों को बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो वैसे अमेरिकी लोकतंत्र है। दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिकी लोकतंत्र है, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो भारतीय लोकतंत्र है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जो है 545 सीटों की ये लोकसभा की सीट है, जिसमें से 543 सीटों पर वोटिंग होती है और 2 सीटों पर नहीं होती है। 2 रिजर्व हैं, 2 रखे गए हैं उन लोगों के लिए। ये मनोनीत कोटे हैं, जो कोई हार जाए, नहीं हुआ ऐसा वैसा, XYZ कुछ भी समझ लीजिए, किसी को भी आप सांसद बना सकते हैं। वो 2 सीट इसलिए होती ही है। तो आइए आज हम 543 सांसदों की जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकसभा है, दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है यानी लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र के बारे में तो हम आपको बताएं। आइए आज हम आपको उस सफ़र पे लिए चलते हैं, मौजूदा वक्त के सफ़र में। और फिर उसके बाद 1947 में हम लेके चलेंगे बापू क्या सोच रहे थे। मौजूदा वक्त में 543 सांसदों की जो संख्या है उसमें से जो वोटिंग होती है 543 पे ही होती है। 545 हमने आपको बताया है इससे पहले, लेकिन 2 पे नहीं होती है चुनाव, 543 सीटों पर होती है। और वो 2 सीट किसके लिए रखी गई है याद रखिए आप। तो कांग्रेस के ज़माने में पहले, इससे पहले रेखा को भी उस सीट पे रखा गया जो फिल्म अभिनेत्री थी, और सचिन तेंदुलकर जो क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं उनको भी मान्यता दी गई, उनको भी सांसद बनाया गया उसी मनोनीत कोटे से ही। लेकिन आइए 2 सीटों का जिक्र नहीं जरूरी है। ये 543 लोकसभा की सीटों में से
मौजूदा वक्त में 232 सांसद जो है दागी हैं। यानी कि बहुमत के लिए हमें चाहिए 272, 272, जिसमें 272 में से 232 सांसद दागी हैं अगर, तो हम इस देश को क्या मैसेज दे रहे हैं और दुनिया को हम क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को हम जीते हैं। लेकिन जीते हैं तो क्या, आज आइए आज मैं इसमें एक नया बात जोड़ देता हूं आप लोगों के लिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीते तो हैं, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े आपराधिक लोकतंत्र को हम जीते हैं। और अगर इसमें कोई किसी को संदेह है, किसी सांसद को या किसी विधायक को कोई आवाज़ उठाना चाहता है, कहना चाहता है, तो मुझे चैलेंज करना चाहता है तो चैलेंज करे, लेकिन चैलेंज वो मुझे उसी शर्त पे करेगा कि मुझे एक दिन के लिए लोकसभा में बोलने का मौका दिया जाना चाहिए। ये मायने नहीं रखता है कि मैं चुन के आऊँ या ना आऊँ, वो बात की बात है, लेकिन किसी सांसद के या किसी विधायक के पेट में दर्द है कि मैं क्यों दुनिया के सबसे बड़े आपराधिक लोकतंत्र की बात कर रहा हूँ, तो किसी को इस बात को लेकर किसी को पेट में दर्द है या पीड़ा है किसी तरह का, तो मुझे चैलेंज करना चाहे तो कर सकता है, और जब चाहे, लेकिन चैलेंज उसी शर्त पे वो मुझे करे कि लोकसभा में मुझे बुलाए और मैं लोकसभा के जरिए ही दुनिया को मैसेज, देश ही नहीं पूरी दुनिया को बताऊंगा कि भारत का लोकतंत्र क्यों आपराधिक लोकतंत्र है। अगर किसी को ऐतराज़ है तो, और नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो आइए आज हम आपको बताएं, ये 232 दागी सांसद, हमें बहुमत के आंकड़े से हम जो है महज सिर्फ 40 सांसदों की जो है कमी है और 40 सांसदों से हम दूर हैं, यानी 40 सांसद और दागी मिल जाएगा तो 272 सांसद हो जाएंगे। तो 272 सांसद अगर दागी ही हों तो फिर इस देश को लेकर, इस देश के चाहे वो ब्यूरोक्रेट हो या इस देश के चुने हुए जनप्रतिनिधि हो, वो क्या सोचेंगे और उनके दिल में क्या होगा, इस देश को लेकर विजन क्या होगा, वो किस चश्म से, यानी वो किस आंख से जो है इस देश को देखेंगे, जबकि वो खुद अपराधी होंगे। और चलिए हम 40 को अभी हटा देते हैं, 232 पे ही जिक्र करते हैं, बहुमत के महज आंकड़े से कुछ ही दूर हैं, तो देश को क्या मैसेज जाएगा कि 232 543 लोकसभा की सीटों में से और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में 232 तो अपराधी हैं। यानी कि एक कुर्सी छोड़कर हर दूसरे कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स, चुना हुआ सांसद जो जनता का जो प्रतिनिधि है वो दागी है, और हर तीसरा कुर्सी पे बैठा हुआ शख्स पार्लियामेंट में यानी लोकसभा में अटेम्प्ट टू मर्डर, यानी बहुत ही संगीन जुर्म में जो है वो लिप्त है। तो हम दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं और देश को क्या मैसेज दे रहे हैं, और चुनाव जब आएंगे तो हम जनता को वही लुभावने वादे और कोई ना कोई लॉलीपॉप पकड़ा देंगे, थमा देंगे और कुछ ना कुछ वादे कर देंगे झूठे। तो क्या देश झूठे वादों से चलता है, झूठे नारों से चलता है, या झूठे आशा कुछ कहने से या देने भर से होता है? और इस 232 जो दागी सांसद हैं, इसमें सिर्फ ये नहीं कि मौजूदा वक्त में जो सरकार है वही जिम्मेदार है, नहीं, इसमें हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है जिम्मेदार है, क्योंकि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने दागी नेता को अपने पार्टी में रखने से वो हिचकिचाया नहीं और कभी मना नहीं किया और उसने कहा कि नहीं कि आप बाहर चले जाइए, आपके लिए हमारी पार्टी का दरवाज़ा बंद है, ऐसा कभी नहीं हुआ। तो क्या दुनिया या भारत के फिर संसदीय राजनीति के इतिहास में ऐसा क्यों नहीं होता कि हर एक पार्टियां जो है अपराधियों से जो है अपना पल्ला झाड़ लें? ऐसा कब होगा? ऐसा इसलिए अभी नहीं हो रहा है क्योंकि हर एक पार्टियों को जो है उनको तो जो है सर गिनती कराने हैं लोकसभा में कि हमें तो जो है सांसद चाहिए जी, हमें तो किसी भी हाल में चाहिए, और इसी बात को लेकर हर एक पार्टी जो है आज तक कुछ कर नहीं पाई। कोई आम पब्लिक के बीच में आम आदमी अगर निकला हुआ कोई अपराधी बन जाए, कोई आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाए और वो बड़ा अपराधी बन जाए, तो हाथों हाथ उसे जो है पॉलिटिकल पार्टी यानी राजनीतिक पार्टियां जो है उसे हाथों हाथ अपने पार्टी में लेने के लिए जी जान से लग जाती है और उसके पीछे जो है आदमी भेज देते हैं कि आप जाइए
उनको लेकर आइए, अपनी पार्टी में शामिल करिए, और शामिल करने से हिचकिचाते नहीं। तो हम दुनिया को मैसेज क्या दे रहे हैं? और फिर जब अपराधियों की तादाद ही हम बढ़ा देंगे और अपराधी ही इस देश में चुनकर आएंगे, देश के इतने बड़े सदन में और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में, तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र फिर यानी कि वही आपराधिक लोकतंत्र में गिनती होगा। और दुनिया में शायद ही ऐसा कोई लोकतंत्र हो जहां इतनी बड़ी आपराधिक लोकतंत्र को जी रहे। मेरे ख्याल से तो जहां तक मेरे जानकारी में बात है, इतने अपराधी तो दुनिया के किसी भी लोकतंत्र में नहीं। कोई चुने हुए नुमाइंदे जो हैं इस देश में, किसी भी दुनिया के देश में जो है ऐसे नहीं। तो आइए उसी बात को आज हम बता रहे हैं जो 15 अगस्त के दिन बापू अपने आप को जो है अंधेरे कमरे में खुद कैद किए हुए थे, और वो बोले क्या उस टाइम। उनसे जब जाके बोला गया कि बापू देश को आज़ादी मिल गई, हम ये बात आपको 15 अगस्त 1947 की बता रहे हैं, 2022 की नहीं बता रहे हैं। बापू इस देश को आज़ादी मिल गई है, वो जियारा कर दें क्या? तो बापू ने मना कर दिया कि नहीं। तो फिर सामने वाले ने पूछा कि ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा कि आज़ादी है ही नहीं। तो बोले फिर क्या है? बोले सत्ता का हस्तांतरण है, यानी कि आप समझ जाइए खुद मैं क्या कहना चाहता हूं। ट्रांसफर ऑफ पावर है, सत्ता का हस्तांतरण है। बापू ने यही मैसेज दिया था, ट्रांसफर ऑफ पावर। उस वक्त 1947 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी वो इस बात को समझ गए और भाप गए, ये तो ट्रांसफर ऑफ पावर है। अंग्रेजों से सिर्फ पावर का जो है ट्रांसफर का आदान और प्रदान हुआ है, सत्ता का हस्तांतरण हुआ है। यह डेमोक्रेसी नहीं है। लेकिन मौजूदा वक्त में इस देश के नागरिक क्यों नहीं समझते? उस वक्त महात्मा गांधी समझ गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी समझ गए, बापू समझ गए। तो मौजूदा वक्त में इस देश की जनता क्यों नहीं समझती है? क्यों नेताओं के इशारों पे घूमती है और चलती है? और इस देश के नेता तो चाहते हैं कि इस देश में जितनी बेरोजगारी, मुफलिसी और अनएम्प्लॉयमेंट जितना भी हो उतना ही अच्छा है उन नेताओं के लिए, क्योंकि नेता तो यही सोचते हैं, यही चाहते हैं कि शिक्षा न मिले और जितने लोग जो है अनएजुकेटेड रहेंगे, पढ़े लिखे कम रहेंगे, वो हमसे सवाल नहीं पूछ सकते हैं, और जो हम कहेंगे वो हमारी बात मानते चले जाएंगे, सुनते चले जाएंगे, और जो हम उनको सपने दिखाएंगे उन सपनों को देखते हुए चलते चले जाएंगे, और हमारी राजनीतिक जीवन जो है ऐसे ही चलती चली जाएगी। लेकिन आखिर में एक बात जाते जाते मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, राजनीति कोई जॉब नहीं है, राजनीति कोई बिजनेस नहीं है। राजनीति तो सिर्फ एक सेवा है, और उस सेवा को जो है मौजूदा वक्त में किसी ने सेवा नहीं समझा। इस राजनीति को लोगों ने इसे बिजनेस समझा, और इसे बिजनेस मॉडल समझकर कैप्चर कर लिया और इसे हथियार लिया अपने हाथ में, और सत्ता में आकर इसका इतना गलत प्रचार किया, इतना गलत व्यवहार किया कि देश को लेकर कोई विजन नहीं है किसी पॉलिटिकल पार्टी में, या फिर राजनीति मौजूदा वक्त में राजनीतिक सत्ता हो या इससे पहले की जितनी भी सत्ताएं रही हो, इस देश को कौन देखेगा और कौन समझेगा? और समझने के लिए भी तो कुछ वो समझदारी होनी भी तो चाहिए। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है जो मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री हो या इससे पहले जितने भी प्रधानमंत्री रहे हों, या फिर आने वाले जो प्रधानमंत्री होंगे, इस देश को वो क्यों नहीं समझ पाएंगे? इसके पीछे आखिर वो राज क्या है कि इस देश को कोई देखना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है कि इस देश में असमानता कितनी है, जिसका जिक्र संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था उस टाइम आज़ादी के बाद, कि संविधान अगर सही से लागू नहीं हुआ तो ये कागज़ के पन्नों में जो है सिर्फ रह जाएगा,
और लोगों में असमानता इतनी बढ़ती चली जाएगी कि अमीर और अमीर होता चला जाएगा, गरीब और गरीब होता चला जाएगा। उस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी संविधान सभा, जिन्होंने संविधान को बनाया, संविधान के रचयिता, उनको इस बात का ज्ञान था, उनको इस बात को जो है पूरी जानकारी थी, मालूम था, वो जानते थे कि आने वाले कल में क्या होगा। तो फिर इस देश में मौजूदा वक्त में अब तो टेक्नोलॉजी का दौर है, अब तो सब कुछ बदल गया है। एजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे लोग आज इस दौर में क्यों नहीं खड़े हो पाते हैं? गरीबी को लेकर, महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, महंगाई अपने उफान पर है, इसको लेकर कोई क्यों नहीं खड़ा होता है? और अगर कोई विपक्ष की तरफ से कोई भी नेता खड़ा होता है तो फिर उसे ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स दिखा दिया जाता है। तो यानी कि इस दौर में हर कोई, हर एक तो करप्ट है, तो फिर वो करप्शन के आगे जो है झुक जाता है, नतमस्तक हो जाता है। तो क्या आप लोग जो है मेरे इस वीडियो को देखकर बताइए कि इस देश के किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के किसी भी नेता को करप्शन में डूबना चाहिए या नहीं डूबना चाहिए? और इस देश को अगर दीमक की तरफ से कोई खा रहा है तो करप्शन का ही दीमक है जो इसको खाया जा रहा है। और मैं अपनी बातों को अब यही विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बटन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है इसको शेयर करिए और बताइए और कहिए। मैसेज तो दीजिए आप कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।